हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग जीके का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कंप्लीट जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस इत्यादि कवर किए जाएंगे। इसके तहत आज हम लोग सबसे पहले इतिहास का हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता से इस सीरीज को। हड़प्पा सभ्यता, जिसका ईस्वी 2350 से 1550 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह टिग्रिस या यूफ्रेटस नदियों के तट पर स्थित मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच स्थित है, यह भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार एग्जाम में। टिग्रिस और यूफ्रेटस के तट पर स्थित है। या फिर नील नदी के तट पर स्थित मिस्र की सभ्यता। नील नदी के तट पर स्थित है मिस्र की सभ्यता। किस नदी के तट पर? मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर है। एवं हांगो के तट पर स्थित चीनी सभ्यता के समकालीन थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं उसमें मौजूद थी, ये उसके समकालीन थी। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं में से सबसे उत्तम नगरीय संरचना में थी। जितने भी सभ्यता हैं, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसमें सबसे उत्तम नगरीय संरचना किसमें थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। एवं अनुपम चित्रकला के साथ धार्मिक जीवन शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका नामकरण देखते हैं कि इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। हड़प्पा की जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। 1921 में सबसे पहले राय बहादुर दयाराम शाहनी नाम था इनका, दयाराम शाहनी उत्खनन किए थे 1921 में पाकिस्तान में, ये हड़प्पा नामक स्थान पे। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया था हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। भारतीय पुरातत्व विभाग के नियमानुसार जब किसी प्राचीन सभ्यता का खनन होता है तो उस जगह या संस्कृति का नाम उसके आधुनिक स्थल के नाम पर रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा में इसकी खुदाई हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। आगे देखते हैं। इस संस्कृति का विकास सिंधु और घग्गर, प्राचीन ये घग्गर या हकड़ा जो है प्राचीन सरस्वती के किनारे, प्राचीन नाम था इसका सरस्वती के किनारे हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं समझ गए? क्योंकि सबसे पहला खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लेकिन ये इसका कुछ जो अवशेष हैं, बहुत सारे अवशेष, ये सिंधु नदी के तट पर भी मिले थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हालांकि बाद में अन्य स्थलों से भी इस सभ्यता के स्थल अस्तित्व में आने लगे, जिस कारण ये नाम उपयुक्त नहीं रह गया। मतलब सिर्फ सिंधु नदी के किनारे इसका नहीं मिला, बहुत जगह और से मिला, इसके कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता ज़्यादा बेटर है। हड़प्पा मुख्य क्षेत्र सिंधु नदी नहीं बल्कि सरस्वती नदी तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, जो सिंधु व गंगा नदी के मध्य स्थित है। इसलिए कुछ विद्वान इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते थे। मतलब ये क्या था, सिंधु नदी, सरस्वती नदी और सिंधु व गंगा नदी के बीच ये स्थित था ये क्षेत्र, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता था। ये नामकरण हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? सिंधु वासियों ने पहली बार कांस्य, टीन और तांबा से मिलकर बना होता है, प्रयोग किया, इसलिए इस आधार पर इसका कांस्य युगीन सभ्यता या ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इनका नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सारे नाम हड़प्पा सभ्यता के। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसको प्रथम शहरीकरण सभ्यता भी कहा जाता है। तो 4-5 नाम आप जो याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता इसी को कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता इसे ही कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता इसे ही कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है और प्रथम नगरीकरण या शहरीकरण सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अब आइए इसका हम लोग डिटेल जानेंगे। इसके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में, इसका उदय व उत्खनन, इसका काल का निर्धारण कैसे हुआ, इसका शहरीकरण और नगरीकरण संरचना कैसी थी, कृषि कैसी थी इसकी, पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, कारीगर व शिल्प कौशल के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे और धार्मिक प्रथा एवं परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा लिपि इनकी कैसी थी, माप तौल की प्रणाली क्या थी, हड़प्पा के बर्तन कैसे थे, मुहर और मुद्रण कैसे थे, मूर्तियाँ प्रतिमाएँ कैसी थी, अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था और इसका लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पतन कैसे हो गया। तो हम लोग सबसे पहले इसके भौगोलिक स्थिति से स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। इसका ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान में है में स्थित मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, दोनों पाकिस्तानी हिस्से में है।
मतलब पंजाब प्रांत जो अभी पाकिस्तान में है, इसमें मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा मिला है, और सिंधु में मोहनजोदड़ो नामक स्थल, ये सबसे बड़ा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। ये दोनों कहाँ पाकिस्तान में मिले हैं। हम लोग इसके भौगोलिक स्थिति भी देख रहे हैं। शहरी हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। शहरी हड़प्पा संस्कृति का केंद्र कहाँ पड़ता है? पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। 1921 में पहली बार यही उत्खनन हुआ था। वहाँ से यह दक्षिण और पूर्वी ओर फैली। कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति का केंद्र जो पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ा था, 1921 में यहाँ उत्खनन हुआ था, उससे वहाँ से यह दक्षिण पूर्व की ओर फैली है सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पश्चिमोत्तर में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा तक, दक्षिण में अरब समुद्र से महाराष्ट्र दक्षिण में, उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला था। ये भी पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो यहाँ देख लेंगे पश्चिमोत्तर में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे पश्चिमोत्तर में, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में अरब समुद्र, महाराष्ट्र नर्मदा नदी तक फैला था, और उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला था। ये देखिए, ये इसका मैप है, ये अरब सागर तक फैला हुआ है। और यहाँ ये सारे हड़प्पा सभ्यता के मैप हैं, इसको आप ध्यान से देख लेंगे एक बार। आइए हम लोग आगे चलते हैं। उदय व खनन। हड़प्पा सभ्यता 7वीं शताब्दी में पहली बार प्रकाश में आया, जब पंजाब प्रांत के लोगों ने ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहाँ से बनाई ईंटें मिली। इस कब आया अस्तित्व में? 7वीं शताब्दी में। जब वहाँ ईंट बनाने के लिए खुदाई किया जा रहा था, तो वहाँ नीचे से ईंट निकलने लगे, तो लोगों को लगा कि यहाँ पे कोई सभ्यता छुपी हुई थी। उसके बाद 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता का उल्लेख किया। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता का उल्लेख किया। तत्पश्चात ब्रिटिश उत्खननकर्ता एवं खोजी कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1826 में क्या हुआ? पहली 7वीं शताब्दी में क्या हुआ? तो ईंटों के लिए वहाँ ज़मीन खोदा जा रहा था, तो वहाँ से बनी बनाई ईंटें मिलने लगी। इसके कारण वहाँ पे 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता का उल्लेख किया, बोला कि हाँ, यहाँ पे कोई सभ्यता छुपी हुई है। उसके बाद ब्रिटिश उत्खननकर्ता जो कनिंघम थे, 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। ये सूचना दी गई जब वहाँ रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो बर्टन बंधुओं द्वारा यह सूचना दी गई कि यहाँ पे सभ्यता छुपी हुई है, कोई स्थल छुपा हुआ है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में। ये ध्यान से सारा देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग को एक संस्था बनाया गया। 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग को क्या बनाया गया? संस्था बनाई गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कभी? 1861 में। किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग को एक संस्था बना दिया गया जो कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन है भारतीय पुरातत्व विभाग? तो कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। हड़प्पा स्थलों की क्षमता की पहचान बहुत बाद में सन 1921 ईस्वी में की गई। ये जब दयाराम शाहनी जो थे, जब इसका खुदाई शुरू की, तब से हम लोग हड़प्पा स्थलों का एक्चुअली में पता चला। पहले ये 1856 में पता चला था रेलवे लाइन के दौरान, फिर यहाँ ईंट मिले थे, लेकिन अभी तक इसका उत्खनन नहीं हो सका था। तो कब पहला उत्खनन कब हुआ? तो दयाराम शाहनी जब 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। कब बनाया गया था जॉन मार्शल को? तो 1902 में। जॉन मार्शल के निर्देशन में, और ये जो राय बहादुर दयाराम शाहनी बोल रहे हैं, ये जॉन मार्शल के निर्देशन में ही जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे, उनके निर्देशन में 1921 ईस्वी में हड़प्पा का एवं राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। हड़प्पा का कौन खुदाई कराया? दयाराम शाहनी। और मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी। कब? राखलदास बनर्जी कराया 1922 में, और ये दयाराम शाहनी कराया 1921 में। इसी क्रम में सन 1931 में मार्शल के सामान्य पर्यवेक्षण में बड़े पैमाने पर मोहनजोदड़ो की, तथा 1938 में मैके ने उसी जगह की खुदाई की। 1940 में वस्त ने, तथा 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की। 1931 में मार्शल के समान परीक्षण बड़े पैमाने पर मोहनजोदड़ो की, और 1938 में मैके ने, 1940 में वस्त और 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की। सिंधु सभ्यता का विस्तार। भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान की गई है। सिंधु सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, इसमें लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान की गई है। विकसित हड़प्पा बस्तियों की संख्या 1022 है। विकसित हड़प्पा की संख्या कितनी थी? बस्तियों की संख्या 1022। उसमें 406 पाकिस्तान में थे और 616 भारत में। 2800 टोटल हड़प्पा स्थल थे, उसमें विकसित 1022 थे,
406 पाकिस्तान में थे और 616 भारत में। हड़प्पा लगभग 150 हेक्टेयर और मोहनजोदड़ो 500 हेक्टेयर में फैला था। हड़प्पा 150 हेक्टेयर, मोहनजोदड़ो 500 हेक्टेयर में। सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है क्या? मोहनजोदड़ो। हम ऊपर बता चुके हैं कि सबसे बड़ा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो तत्कालीन मिस्र और मेसोपोटामिया के क्षेत्रफल से काफ़ी अधिक था। मतलब ये किसके समकालीन था? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारा हम लोग पढ़े, उसके समकालीन था। और उसमें सबसे बड़ा नगरीकरण सभ्यता भी और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ भी था हड़प्पा सभ्यता। दिसंबर 2014 में भिड़राना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। ये दिसंबर 2014 में इसकी खुदाई हुई थी। भिड़राना सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारतीय पुरातत्व विभाग के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के पुरातत्वविदों ने भी हड़प्पा सहित कई स्थलों पर काम किया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। ये इसके बहुत मेन शहर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी। सभी उत्खननकर्ता हड़प्पा संस्कृति के शहरीकरण के रूप में विकसित होने पर एकमत है। जितने भी उत्खननकर्ता यहाँ हैं सब ये बोलते हैं कि हाँ, ये शहरीकरण सभ्यता थी। हम लोग को जो भी ज्ञात होता है वहाँ खुदाई के दौरान जो ईंटें मिल रही है, जो मकानों की बनावट है, नालियों की बनावट है, इससे हमको पता चलता है कि वो सभ्यता शहरीकरण थी या नहीं थी। इसका काल निर्धारण कि कब से कब ये रहा होगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण व्यवस्था पर विद्वान एकमत थे। ये सब बोल रहे थे कि हाँ चलो ये शहरीकरण है, यहाँ पे नगर था, शहर था, परंतु समय के बारे में एकमत नहीं था। समय सब अलग अलग बोल रहे थे, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाने का ही काम किया जाता है इसमें। इस दिशा में सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1931 में इस सभ्यता की तिथि, सबसे पहले जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की तिथि बताया कि 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित की। ये जॉन मार्शल के अनुसार। डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया। जो भी उत्खनन करने के दौरान यहाँ पे वस्तुएं मिलती थी उसके आधार पर ये लोग समय का निर्धारण करते थे। मृण मुद्राओं के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर, माधव स्वरूप वस्त इत्यादि जुड़े थे। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक रहा। ये व्हीलर के अनुसार है। सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियो कार्बन, जो हम लोग को एग्जाम में यही लिखना है, बाकी तो कंट्रोवर्सी है। रेडियो कार्बन जो है ये नवीन विश्लेषण पद्धति है। साइंस एंड टेक के आधार पर ये डिसाइड किया गया कि नहीं, इसका काल जो था सिंधु सभ्यता का 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गया। और यही हम लोग को एग्जाम पूछता है, यही हम लोग को आंसर देना होता है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में थी तथा इसका पतन भी आकस्मिक हुआ। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। रेडियो कार्बन तकनीक को सर्वाधिक मान्य माना गया है, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे जॉन मार्शल ये बताए थे कि 3250 से 2750। अर्नेस्ट मैके ये बताए थे 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व। इसको सिर्फ एक बार देख लेंगे। माधव स्वरूप वस्त 3500 से 2700 ईसा पूर्व। सीजे गैड 2300 से 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रेडियो कार्बन 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये एक्चुअली में रेडियो कार्बन पद्धति का था। रेडियो कार्बन 2350 ईसा पूर्व से था। ये 2500 नहीं, यहाँ पे 2350 होना चाहिए, 2350। एनसीईआरटी में भी 2350 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और डीपी अग्रवाल 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में काल निर्धारण मानते हैं। ठीक है, वो जो भी है, लेकिन आपको रखना है कि रेडियो कार्बन C14 टेक्निक के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल जो था वो 1350 से 1750 ईसा पूर्व था। ये काल निर्धारण हो गया। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हो गया। भौगोलिक स्थिति देख ली। अब हम लोग उसका देखते हैं कि शहरीकरण कैसे थे वहाँ का, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे शहरी व्यवस्था थी। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख हिस्सा इसकी नगर योजना प्रणाली थी। प्रथम बार नगरों के उदय इसी सभ्यता में मिलता है, जिसके कारण प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। नगर में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि वो एक खास संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए थे। कैसे बने हुए थे? तो जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। चौराहा होता था बीच में, तथा खंडों में विभक्त थी। सड़कों का निर्माण किससे कराया जाता था? मिट्टी से। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था, जबकि सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से। सड़क के दोनों ओर नाली भी थे। सड़क चौड़े थे, समकोण पर काटते थे, दोनों ओर नाली थे। इस आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभ्यता जो है शहरीकरण रहा होगा। भवनों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था।
सभी मकान पक्की ईंटों से बनी थी। ये सारी चीज़ों को देख कर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सभ्यता कैसी थी, शहरीकरण। अवशेषों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मकान के बीच में आंगन होता था। घर कैसे होते थे, तो बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर 4-5 बड़े कमरे, रसोई घर एवं स्नानागार की सुविधा थी। उस समय भी बाथरूम वगैरह की सुविधा बनी हुई थी। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लोथल में क्या होता था कि दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलते थे, लेकिन बाकी जगह दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे, 2 मंजिले भवन भी पाए गए हैं। ईंटों का निर्माण निश्चित अनुपात, ईंटों का निर्माण कैसे होता है, 4:2:1। सारे ईंटें आइडेंटिकल मिले हैं। यहाँ पर मिले भवन अलंकरण रहित हैं, मतलब अलंकरण रहित मतलब उसको सजाया उजाया नहीं गया था। केवल कालीबंगा में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंट का प्रयोग के साथ मिले। कालीबंगा में सिर्फ फर्श के निर्माण में सजाए हुए ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ढांचे के मामले में मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ज़्यादा विकसित था। मोहनजोदड़ो क्या था, दोनों शहर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान। मोहनजोदड़ो हड़प्पा ज़्यादा विकसित था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान विशाल स्नानघर था। क्या था, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल स्नानागार बना हुआ था, जिसमें तालाब शामिल है जो गढ़ों और किलों में स्थित है। इसमें क्या था, तालाब वगैरह भी शामिल था। सबसे बड़ा विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। विशाल स्नानागार की लंबाई चौड़ाई के बारे में भी पूछा गया क्वेश्चन, तो 11.88 मीटर लंबा था ये, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर ये गहरा है, जिसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। कपड़े बदलने के लिए किनारे में कमरे बने हुए थे, कपड़े बदलने के लिए किनारे कमरे बने हुए थे। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। सामूहिक यहाँ पे पब्लिक के लिए स्नानागार था। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। मध्य में स्नान कुंड स्थित था। ऐसा माना जाता है कि स्नानागार मुख्य रूप से धार्मिक स्नान के लिए था। जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। ये स्नान कुंड बना हुआ था, ये यहाँ पे धार्मिक स्नान के लिए ऐसा माना जाता है। जिस तरह से इसकी बनावट थी, कपड़े बदलने के किनारे कमरे लगे हुए थे, तो ये सारी चीज़ देख के ये हम लोग अनुमान लगाते हैं कि धार्मिक स्नान के लिए ऐसा ये बनाया गया था। धौलावीरा स्थल में पाए जाने तालाब का इस्तेमाल शायद उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए मोहनजोदड़ो के स्नानागार का उपयोग किया गया। मतलब ऐसा एक हमको धौलावीरा से भी मिला है, लेकिन सबसे वृहद स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। और ये इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और 2.43 मीटर ये गहरी थी स्नानागार। ये हम लोग देख लिए कि यहाँ पे कैसे ये शहरीकरण इसको बोल सकते हैं। इसको घरों की व्यवस्था को देखें। घर ईंटें जो है पक्की ईंटों से बने होते थे। सड़कें समकोण पर काटते थे। दरवाजे और खिड़कियाँ पीछे की तरफ खुलती थी, सिर्फ लोथल में या आगे की तरफ खुलती थी। सड़कों के किनारे नाली बनाए गए थे, स्नान कुंड था। ये सारी चीज़ देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक शहरी व्यवस्था थी। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। ये बताया है जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्न भंडार है। यहाँ बहुत बड़ा एक अन्न भंडार भी मिला है जो 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा के गढ़ में 6 अन्नागार प्राप्त हुए हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में बनाए हुए हैं। ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में बनाए हुए हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले। सबसे बड़ा अन्नागार ये हमको कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में। अन्य अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं जो ईंटों चबूतरे पर बनाए जाते थे। ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में बनाए गए थे। कालीबंगा में उसके दक्षिण हिस्से में प्राप्त ईंटों का चबूतरा संभवतः अन्नागार के लिए प्रयुक्त होता था। ये कालीबंगा में एक चबूतरा है, उसमें इसलिए संभवतः वर्ड लिखा जाता है क्योंकि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वहाँ अन्नागार के लिए वो प्रयुक्त होता था। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी। सभी नगरों में प्रत्येक छोटे व बड़े मकानों के प्रांगण व स्नानागार होते थे। सभी नगरों के प्रत्येक छोटे व बड़े मकानों में प्रांगण में स्नानागार होता था, बाथरूम। सड़कों के दोनों ओर जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाए। जब इस तरह की व्यवस्था थी तो हम लोग इससे अनुमान लगा लेते हैं यह सभ्यता कैसी थी, शहरीकरण। कालीबंगा में कई घरों में अपने कुएं बने हुए थे। घरों का पानी बहकर सड़कों पर आता था जहाँ इनके नीचे मोरियाँ बनी हुई थी। ये मोरियाँ ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। मतलब सड़कों पे आता था, उसके बाद वो नाली में पानी चला जाता था और वो जो वहाँ जाने का जगह बना हुआ था वो ईंटों और पत्थरों से ढकी रही थी। हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था अनूठी है। शायद ही किसी अन्य समकालीन सभ्यता, मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता ने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर इतना ध्यान दिया जितना कि हड़प्पा सभ्यता ने ध्यान दिया। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता को लोग 1000 स्थलों से भी ज़्यादा स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 6 को ही नगर माना गया है। किसको माना गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध का चन्हूदड़ो, गुजरात का लोथल, उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा का हिसार। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। हिसार कहाँ है, हरियाणा में। चन्हूदड़ो सिंध में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। ये इसके प्रमुख 6 नगर हैं। तो
आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें कृषि व्यवस्था के बारे में देखते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कृषि का प्रथम उदाहरण हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। वर्तमान में बहुत कम वर्षा वाला सिंधु प्रदेश आज बहुत उपजाऊ नहीं है। बहुत कम वर्षा होता है सिंधु प्रदेश, उपजाऊ नहीं है, लेकिन अतीत में यह समृद्ध गाँव और कस्बों से ज्ञात होता है कि यह प्राचीन समय में अत्यधिक उपजाऊ भूमि था। प्राचीन समय में सिंधु क्षेत्र में अधिक प्राकृतिक वनस्पति थी जो बारिश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। मतलब उसमें बारिश वगैरह बहुत अच्छा होता था, वहाँ का भूमि भी उपजाऊ था। क्षेत्र की उर्वरता का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण सिंधु नदी का वार्षिक जलमग्न होना था, जो हिमालय की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी के कारण भी वहाँ पे क्षेत्र की उर्वरता बढ़ जाती थी। जिस तरह नील नदी ने मिस्र का निर्माण कर, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता थी, वहाँ के लोगों की सहायता की, उसी तरह सिंधु नदी ने सिंध का निर्माण कर उन्हें समृद्ध बनाया। नगर की सुरक्षा के लिए ईंटों से बनी दीवारों से संकेत मिलता है कि बाढ़ प्रतिवर्ष आती थी। मतलब वहाँ ईंटों से बनी दीवारें हैं शहर के किनारे किनारे, इससे यह पता चल रहा है कि वहाँ बाढ़ प्रतिवर्ष आती थी। जल संग्रह के लिए बांधों से घिरे गबरबंद या नाला एक विशेषता था, लेकिन धारा या नहर का इस्तेमाल संभवतः सिंचाई के लिए नहीं किया जाता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नाला वगैरह का निर्माण सिंचाई के लिए नहीं किया जाता था। धारा या नहर वगैरह का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं किया जाता था। बाढ़ उतर जाने पर, जब बाढ़ खत्म हो जाता था, नवंबर में सिंधु के लोग बाढ़ के मैदानों में बीज बोते और अगली बाढ़ से पहले अप्रैल में अपनी फसल गेहूँ और जौ काट लेते। मतलब जब बाढ़ कम हो जाता था नवंबर में, तब वहाँ पर बाढ़ के मैदानों में वो लोग बीज बोते थे और अप्रैल में अपनी फसल गेहूँ और जौ काट लेते थे। वहाँ कोई कुदाल या हल नहीं पाया गया, किसी प्रकार का कुदाल या हल नहीं पाया गया है। इसमें खेती के कार्य में प्रस्तर या कांस्य धातु का बने औजार प्रयुक्त होते हैं। मतलब हमको कुदाल या हल नहीं मिला, तो हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पत्थर वगैरह का इस्तेमाल होता था खेती के लिए, मतलब उसको ज़मीन को कोड़ने वगैरह के लिए कांस्य धातु के बने औजार प्रयुक्त होते हैं। लेकिन कालीबंगा में जो राजस्थान में है, पूर्व हड़प्पा काल में मिले नालों हल रेखा से पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान राजस्थान में खेतों की जुताई होती थी। अब हमको कालीबंगा में क्या मिला है? पहले इसमें हल चलाने का साक्ष्य मिला है। ये कालीबंगा ये होता है कि यहाँ पे खेतों की जुताई होती थी। ये हमको साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा। बनावली में मिट्टी से बना हुआ एक हल का खिलौना मिला है, मिट्टी से बना हुआ। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर हल का भी प्रयोग होता था। हड़प्पा के लोगों ने बैल द्वारा खींचने वाली लकड़ी के हल का इस्तेमाल खेती में किया और इसके लिए ऊँटों का भी इस्तेमाल करते थे। ये किसका इस्तेमाल करते थे? ऊँटों का भी उपयोग करते थे हल खींचने के लिए। फसलों की कटाई के लिए पत्थर की हंसिया का इस्तेमाल, पत्थर का हंसिया बना हुआ था, वो क्या होता था? फसलों की कटाई के लिए। अभी तक 9 फसलों की पहचान हो पाई है, जिसमें चावल गुजरात में लोथल और राजस्थान से मिलता था, जौ की 2 किस्में, गेहूँ की 3 किस्में, खजूर, तरबूज और मटर है। इसके अतिरिक्त मटर, सरसों, तिल व कपास की भी खेती होती थी। गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल में हुई खुदाई में धान तथा बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं। ये लोथल में हुई खुदाई में धान और बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं। धान और बाजरे की खेती के अवशेष कहाँ मिले हैं? लोथल में। तथा आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। पत्थर की चक्की में आटा पिसाया जाता था, जो पुराने समय में यहाँ पे भी यूज होता था। पेड़ पौधों में पीपल, खजूर, नीम, नींबू एवं केला के साक्ष्य मिले हैं। पीपल, खजूर, नीम, नींबू एवं केला। सिंधु वासियों को सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास उत्पादन करने का श्रेय सबसे पहले किसे मिलता है? सिंधु वासियों को। और इस वजह से यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंधन नाम दिया, जो सिंधु से लिया गया है। सिंधु वासियों को सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय जाता है। आपातकालीन स्थिति के लिए बड़े बड़े अन्नागारों एवं अनाज संग्रह किया जाता था। अन्नागार सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। हड़प्पा गांव जो ज़्यादातर बाढ़ के मैदान के पास स्थित थे, केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि कस्बे के लोगों के लिए भी पर्याप्त अनाज उत्पादन करते थे। हड़प्पा गांव जो ज़्यादातर बाढ़ के मैदान के पास थे, अपने लिए भी नहीं, वो उसको व्यापार भी करते थे उसका। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो 6 से 12 NCERT नोट्स के आधार पे है। NCERT नोट्स के आधार पे है, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारा सेशन ध्यान से देखेंगे और ये सीरीज़ को हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें।